नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 191 नए पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मल्टी लेवल, ऑटोमेटेड और टनल पार्किंग भी शामिल। महीने में 2 बार होगा दून हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का ट्रायल। अग्निकांड से निपटने के साथ होगी उपकरणों की परख। उत्तराखंड में पहली बार जनजातीय स्कूल के छात्र पढ़ेंगे गीता का पाठ। पाठ्यक्रम में किया गया शामिल। ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र सील। आधार कार्ड सहित कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद। उत्तराखंड में 2 बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। हल्द्वानी से हरिद्वार तक बनेगी एलिवेटेड रोड। क्रिसमस और नए साल के लिए औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की बुकिंग फुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला दुधली सड़क चौड़ीकरण का काम विधिवत शुभारंभ करते हुए डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों को इंतजार था, जो आज पूरा हो गया है। सड़क चौड़ीकरण काम पूरा होने से जहां आवागमन में आसानी होगी और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। सड़क चौड़ीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग डोईवाला द्वारा कराया जा रहा है, जो करीब 6.3 किलोमीटर लंबा है और इस चौड़ीकरण काम में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। सड़क 6.3 किलोमीटर की है और 1306 करोड़ की योजना है। इसमें अभी ये जो वर्तमान चौड़ाई है इसकी 3 मीटर 75 है, 3.75 मीटर है। उसमें इसको अभी हमें 7 मीटर जो है ब्लैक टॉप करना है, तो पूरी लंबाई में 6.3 किलोमीटर में, और ये 9 माह में हम पूरा कर लेंगे। आज से इसका शुभारंभ हो गया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी सन 2020 में। और प्रथम चरण और बाधा रहित ROW हमें उपलब्ध हो गई। हमने सारे अतिक्रमण हटा लिए हैं। तो ये 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा के बाद उस पर अमल नहीं हो पाया था। फिर जब हमारी नई सरकार बनी तो क्षेत्र की जनता की बहुत लगातार इस पर मांग थी कि सड़क का निर्माण बहुत जल्दी होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत निवेदन किया, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से। हमने कहा ये बहुत बड़ी सड़क है और इसके लिए काफ़ी हमको आवश्यकता है, क्योंकि हम इसका तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे जो होगा हम इसको स्वीकृति के लिए हम लोग इसको करेंगे। देखिए, ये डोईवाला दुधली मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें सिर्फ ये आसपास की 4-5 ग्राम सभाएं ही नहीं है, अपितु पूरा मारखम ग्रांट, डोईवाला और जो बाईपास होकर के जो ट्रैफिक से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और अपने सम्मानित विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस सड़क की स्वीकृति के लिए अपनी जो सहमति दी और इस काम को किया। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। दिन है, क्योंकि मैं ग्राम सभा नागल वाला की अंजू प्रधान हूँ। क्योंकि आज विधायक जी ने बहुत अच्छा वो करा है हमारे लिए, क्योंकि हमें से बहुत दिन से हमें इसका इंतजार था। क्योंकि इसमें उमेद भाई और जी करण भाई जी बहुत संघर्ष करा, इन्होंने ये लगे रहे। उमेद भाई जी का बहुत योगदान है इसके अंदर, लगे रहे वो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने इस पे धरना भी दिया, बच्चों का एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत चोटें खाई, बड़ों का भी चोटें खाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आज हमें सफलता मिली, क्योंकि ये रोड चौड़ा होगा तो हमें पूरे चारों ग्राम सभाओं को खुशी है इसकी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कार्यदायी संस्था को सौंदर्यीकरण के लिए पूर्व में जारी आदेशों के पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि न्यायमित्र कार्तिकेय हरिगुप्ता ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के वेटलैंड के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने मैटर को डिटेल हियरिंग के बाद डिस्पोज ऑफ किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो भी पुरानी डायरेक्शंस थी बाय वेरियस ऑर्डर्स, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लाई करनी होंगी। और इसमें 2023 में डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी ने
एक सूखा ताल को वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी को एक प्रपोजल भेजा था। तो वो भी हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि इसको एक वेटलैंड की तरह ट्रीट किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने मैटर को और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड नर्सिंग मंच द्वारा नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया वर्षवार पूरी करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। तमाम प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन स्थल से सीएम आवास के लिए कूच किया। कुछ दिन पहले नर्सिंग एकता मंच के साथ प्रदेश कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी नीतिगत निर्णयों को लेकर प्रदर्शन नहीं किया। देखिए, कांग्रेस का क्या है, जहां 10-20 आदमी सड़क पर जाएंगे कांग्रेस वहां जाएगी। चुनावी वर्ष चल रहा है और कांग्रेस ने कभी भी नीतिगत निर्णयों को लेकर कोई भी प्रदर्शन नहीं किए हैं, ना ही उस पर आ गया है। उन्होंने भीड़ तंत्र के आधार पर जहां उनको भीड़ दिखाई पड़ती है वो उन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में चल रहे थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि भाई हमको चुनाव में जाना है, एन केन प्रकार कैसे हम माहौल बिगाड़े और कैसे अपने पक्ष में लोगों को करें, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश में नीतिगत निर्णय किस प्रकार से हों, कैसे नियम कानून के मातहत जो है प्रदेश की दिशा तय हो। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस का आचरण है। आगे बढ़ते खबरों में, कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर एक नई पहल शुरू की है। नगर निगम ने वार्ड संख्या 51 से सोर्स सेग्रीगेशन का काम शुरू कर दिया है। इसमें लोगों को जागरूक करके गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग किए जाने की शुरुआत की गई है, जिससे कि गीले कूड़े की खाद बनाई जाए और सूखे कूड़े को MRF सेंटर में भेजा जाएगा। देखिए, जैसे कि भारत सरकार के भी निर्देश हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, इसी के तहत जो हमारा कूड़ा जहाँ पे हमारा एकत्रित होता है उसी से हम सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं, गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा जाए हम उसको प्रोसेस कर सकें। हमने अभी जो हमारा दूसरा डंपिंग यार्ड है उसमें हमने MRF और MRF हमने प्लान कर रखा है और एक ट्रॉम्बलर हम लोग उसमें अपलोड करवा रहे हैं, ताकि हम गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग कर पाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ ने कोर्ट को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के निर्देशों के अनुपालन में सैनिटोरियम हॉस्पिटल की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बनाने हेतु शासन पर कार्रवाई गतिमान है, जिसकी DPR बनाने के साथ ही बजट प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बनाने के लिए जिस कंपनी को निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई थी, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूर्व में जो कोर्ट ने भवाली में टीबी सैनिटोरियम की जगह पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन में अभी कार्रवाई चल रही है। आज डायरेक्टर जनरल हेल्थ मेडिकल हेल्थ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल बनाने के लिए जिस एग्जीक्यूटिव कंपनी को अपॉइंट किया गया है, एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा वहाँ पर फीजिबिलिटी स्टडी कर ली गई है और जिसके अनुसार अस्पताल बनाने के लिए वो जगह उपयुक्त पाई गई है और उसके संबंध में जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो भी भेजा गया है और अभी इसकी डिटेल्ड DPR बनाने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। तो इसके कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया और अगले सप्ताह उनको कोर्ट को अवगत कराना है कि DPR बनाने की कार्रवाई और जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसकी कार्रवाई कहाँ तक है। आगे बढ़ते खबरों में, कानपुर में गिरफ्तार महाठग रविंद्रनाथ सोनी के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ठगी की रकम पर अब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। पुलिस को उसके 22 बैंक अकाउंट, 20 कंपनियों और बड़े पैमाने पर क्रिप्टो निवेश की जानकारी मिली है। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। कानपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि रविंद्र सोनी ने देश भर में बड़े स्तर पर लोगों से निवेश के नाम पर ठगी की। उसके 20 कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से 16 कंपनियां अभी भी चल रही थीं। जैसे आपको पता है कि रविंद्रनाथ सोनी जो ये मालवीय नगर का रहने वाला ब्लू चिप कंपनी
करीब 20 कंपनीज के द्वारा खोली गई थी और इसने भारी संख्या में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है और काफ़ी लोग चीट कराए गए, जिसमें से काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करा था। ये वहाँ से दुबई से भाग करके ओमान के माध्यम से दिल्ली आया है और जब वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था ये कहाँ है। फाइनली हमारे यहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत था इसके खिलाफ, उसमें हमारी टीम इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास की तरफ कूच के दौरान पुलिस ने नरसिंह एकता मंच के नेताओं को रोकते हुए धक्का मुक्की की। आरोप है कि धक्का मुक्की के दौरान कुछ महिला कर्मचारी नेताओं को चोटें आईं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आंदोलनकारियों के धरना स्थल पहुंचकर नरसिंह एकता मंच को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि एसएसपी अजय सिंह से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की आवाज उठाकर आंदोलन को ताकत देंगे, क्योंकि पुलिसकर्मियों के निलंबन पर नरसिंह महिला कर्मी उन्हें माफ कर देंगी। मैं एसएसपी देहरादून को कहूंगा, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबन किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में जिससे कोई पुलिस वाला, अरे भाई तुम ये कोई व्यक्तिगत ईगो है क्या? ये तो व्यक्तिगत ईगो की तरह ले रहे हो तुम, जबरदस्त अहम ले रहे हो। अगर उस कांस्टेबल को जो हवलदार है अगर उसको निलंबित नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो है फिर हम इसके खिलाफ आंदोलन करें। ये हम अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पूर्व सैनिक संगठन ने सीडीएस पार्क कंडोलिया में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी ने किया। उन्होंने कहा कि सीडीएस रावत ने सेवा के दौरान हमेशा देश की रक्षा की है, इसलिए उनका जीवन प्रेरणापद है। देखिए, एक तरह सरकार जो है सैनिकों के सम्मान की बात करती है और आप देख रहे होंगे कि आज जो है इतने महत्वपूर्ण दिवस पर किसी महापुरुष के जो है पुण्यतिथि पर जो है वहाँ पर जो है अगर सरकार जो है उसको नज़रअंदाज करती है तो ये सोचनीय विषय है। और जहाँ तक सरकार बात करती है ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तमाम सेकियाँ सरकार झाड़ती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जनता के प्रति लगातार सरकार का रवैया जो है निराशाजनक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। और हमने यहाँ पर विधायक, माननीय विधायक श्रीमान राजकुमार, विधायक विधानसभा पौड़ी, जिला पंचायत अध्यक्षा रत्ना बुटोला जी, अपना नगर पालिका, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्योंकि हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं उनका इंदौर में कार्यक्रम है तो वो वहाँ गई हुई है। लेकिन हमने काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनवाइट हुए हैं और हम गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से हमारी जो गार्ड है, रिट्रेनिंग गार्ड, वो यहाँ पे आई है और सेंटर सूबेदार मेजर आए, मैं आया हूँ और हमारे सेंटर कमांडेंट साहब जो कि खुद आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम चाहेंगे हम हर वर्ष इसी तरह से लेट जनरल विपिन रावत साहब को याद करते रहें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। आज बहुत ही हम लोगों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं कि आज से हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम पौड़ी के जो हमारा पूर्व सैनिक संगठन है उसने यहाँ पर शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं पूर्व सैनिक संगठन से भी। और जो हमारे लैंस डॉन से हमारे जो सैनिक अधिकारी आए थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को सैल्यूट करते हुए उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो या कोई बड़ा आयोजन, होमगार्ड के जवान बिना थके बिना रुके दिन रात ड्यूटी निभाते हैं और राज्य की सुरक्षा व व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चारधाम यात्रा को, कुंभ कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। मैं तीन महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन भत्ता है वो 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिंग्स है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपये हो गया। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हुआ है, वो है कि अब तक हम लोग जो है वर्दी जो है वो खरीद के देना पड़ता, पूरा देश में 1-2 राज्य और बाकी सब स्टेट में वर्दी अलाउंस दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलाउंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनका व्यवहार है, नौटंकी है। हनी पाठक ने कहा कि जिस अंदाज में हरक सिंह रावत ने सिर झुकाया, उसमें कहीं भी वो गंभीरता नहीं दिखी जो सिंह दा पुत्र में होती है, क्योंकि उनके बयान और उनका रुख हमेशा कुछ और ही दिशा में दिखाई देता है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत का बोलने का अंदाज इतना मजाकिया था कि लगता है पीठ पीछे भी सिख समुदाय का इसी तरह मजाक बनाते होंगे। उल्टू नौटंकी के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हरक रावत ने, सिंह मैं उसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंह दा पुत्र कुछ और ही होता है, उनके बयान ही कुछ और होते हैं और शेरों वाली बातें करता है। लेकिन जो पार्टी 1984 में भी सिख दंगे का कलंक लेकर अपने साथ चल रही है, उस पार्टी की मनोदशा क्या होगी, सिख और सरदारों के बात प्रति उनकी भावना क्या होगी, वो उस दिन अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने की खबर इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। हालांकि हरक सिंह रावत द्वारा हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सिर झुकाकर पश्चाताप भी किया गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता अभी भी अपनी तरफ से पश्चाताप कर माफी मांग रहे हैं। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा नेता बलजीत सोनी ने कहा कि यदि हरक सिंह द्वारा पश्चाताप किया जाना ये दर्शाता है कि रावत को अपनी गलती का एहसास है, वहीं इसके बाद और ज्यादा बातें कहना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वो हरक सिंह की गलती की आड़ में राजनीतिकरण करने का प्रयास न करें।
देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पौंटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुँचे। मैं समझता हूँ कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटी ढलानी में हादसा होते होते टल गया। संस्कार स्कूल की बस बच्चों को उतारने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ड्राइवर की गंभीर लापरवाही इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों को उतारने के बाद चालक बस को ढलान पर खड़ा कर रहा और इसी दौरान ये हादसा हो गया। भाई को मनाया था, वो खेत में खड़े होकर कटवाया स्कूल की वजह से। वो बताया बच्चों का मामला है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए नगर निगम ऋषिकेश ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें चंद्रभागा नदी सहित त्रिवेणी गंगा घाट पर बृहद स्तर पर सफाई की नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि सप्ताह में एक बार सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे ऋषिकेश स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान पर पहुंच सके। नगर निगम के द्वारा पहले एक कार्यक्रम हमने जारी किया है। उस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में एक बार बृहद सफाई अभियान 4 टीमों के माध्यम से चलाया जाएगा। तो उसी के क्रम में ये आज दूसरी बार है। पिछले बार भी 4-5 स्थानों पर हमने सफाई अभियान चलाया था और आज चंद्रभागा नदी में 4 टीमें हमारी लगी है। चंद्रभागा के दोनों तरफ आईएसबीटी से चंद्रभागा पुल और चंद्रभागा पुल से गंगा की तरफ। तो लगातार ये अभियान है। कोशिश है कि हमारी जो चंद्रभागा नदी है, गंगा नदी, वो क्लियर हो, उसमें गंदा पानी ना जाए और कोई भी कूड़ा कबाड़ उसमें न मिक्स हो। और इसी चंद्रभागा नदी के आगे कुछ लोगों द्वारा नदी में भी अतिक्रमण झोपड़ी डाल करके अतिक्रमण किया है। उस पर आज अतिक्रमण अभियान भी किया जाएगा। इसमें पुलिस फोर्स और प्रशासन भी सम्मिलित रहेगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट क्षेत्र में लंबे समय से सीवरेज की समस्या झेल रहे करीब 20,000 लोगों के लिए बड़ा दिन रहा। उत्तराखंड के पेयजल एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कीमत में 53 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी डाकरा सीवरेज योजना का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गढ़ी डाकरा क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से सीवर लाइन की मांग कर रही थी। यहां सीवरेज व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस क्षेत्र की इस पुरानी समस्या को गंभीरता से लिया और 53 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। डाकरा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी जो लगभग 20,000 के करीब है, लगातार सीवर की मांग कर रही थी। वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सीवर के लिए 53 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और मैंने आज उसका भूमि पूजन किया है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद इसका लाभ गढ़ी डाकरा कैंट की जनता को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए पूरा किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां वन्यजीव संघर्ष को लेकर डीएम नैनीताल ने सभी डीएफओ को निर्देशित किया कि उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए डीएम ने सोलर फेंसिंग को दुरुस्त करने और उनका रुख रखाव करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा कि जंगल से सटे गांव और इलाकों में वन विभाग गश्त बढ़ाए और जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी।